my dear teachers. I welcome you all to my YouTube channel. जैसे कि मैंने 4 वीडियोस अपलोड की है, सेशंस जिसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, सारे रिसेंटली आज क्वेश्चन है, तो उसी कंटिन्यूशन में मैं और क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज आपके साथ। और मैंने ये भी बताया अपने प्रीवियस वीडियो में कि जैसे अगर हमें आंसर नहीं पता है और हम बिना पढ़े भी जा रहे हैं तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियोस में नॉलेज के साथ आपको अप्रोच स्ट्रेटेजी भी समझ आ रही है कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिए। 15 जून को है हमारा सेट एग्जामिनेशन, तो आज ऑलरेडी 10 हो चुकी है। और अगर आपके कॉलेजेस खुल चुके हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो आपके पास टाइम बहुत ही कम रहेगा। बट अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप मेरी वीडियोस को एटलीस्ट देख के जाएंगे, तो आई एम श्योर आपको कुछ तो बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। द जनरल कंसिडरेशन एप्लीकेबल टू टैक्स प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डिडक्शन रिवॉल्व अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वो कह रहे हैं जो जनरल कंसिडरेशन हमको मिलती है टैक्स प्लानिंग की इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डिडक्शन, तो बिजनेस डिडक्शन के केस में वो पूछ रहे किस हिसाब इन चारों में से किसके रिवॉल्व होती है। ठीक है, मतलब इसके लिए क्या सुटेबल है। तो पहला अलाउेबिलिटी, ईयर ऑफ अलाउेबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ अलाउेबिलिटी एंड कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। देखिए अभी ये क्वेश्चन है ना, अगर हमने इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ा नहीं है तो हमें ना क्वेश्चन पहले तो समझ ही नहीं आता है। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी में देख सकते हो या आपकी लैंग्वेज में देख सकते हैं तो वो भी जरूर करिए। और अगर वैसे भी कभी कभी हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो एक बार मैं हमेशा कहती हूँ, रॉन्ग आंसर मार्क करने से पहले आपको हमेशा देख लेना चाहिए कि क्या मैं इसमें कुछ हिंट ढूंढ पा रही हूँ ऑप्शंस देख के, तो उससे भी हमारा आंसर कितनी बार बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको इसके ऊपर थोड़ी सी नॉलेज चाहिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, टॉपिक को ढूंढ लीजिए और उसके हिसाब से अपना आंसर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, जिसमें है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अलाउेबिलिटी लीगल टर्म्स में वो अलाउ है कि नहीं टैक्सेशन के लिए। फिर ईयर ऑफ अलाउबिलिटी, जैसे हम उसमें असेसमेंट ईयर और एसएससी ईयर देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ अलाउबिलिटी, कितनी लिमिट होती है और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्यूचर ईयर्स के लिए, तो वो हमारा इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें हमारे पास आ गया लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और ये टैक्सेशन का है फिर से क्वेश्चन। लिस्ट 1 में हमको सेक्शंस दिए और लिस्ट 2 में हमें दी है सीलिंग लिमिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना एटीसी है, एटीसीसीडी 1, एटीसीसीडी 1B और एटीसीसीडी 2। अब यहाँ पर हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी मैच द कॉलम आता है, सबसे पहले लिस्ट की हेडिंग देख लीजिए, सेक्शंस दी और उसकी सीलिंग की लिमिट दी है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट लिमिट है 50,000, सेकंड में बताया 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एज पर केस। थर्ड हमारे पास क्या है 14% ऑफ सैलरी, और फोर्थ हमारे पास है 1,50,000। अब इसमें से अगर कोई भी आपको श्योर है तो आप आंसर बना सकते हैं, बट देख लेते हैं ऑप्शंस में। अब देखिए एटीसी को ढूंढना सबसे इजी है। एटीसी हम सबको पता होता है उसकी लिमिट कितनी है, तो एटीसी की हमारे पास लिमिट होती है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है जो लिस्ट 2 का 1,50,000। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास ए और 4 मैच हो रहा है, तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने कभी पढ़ा या हमें नॉलेज है, और टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं हमेशा बोलती हूँ जो आप न्यूज़पेपर या फिर बजट भी देखते हैं तो भी कितनी बार आप सॉल्व कर पाते हैं, या तो आपने खुद के लिए टैक्स प्लानिंग की है तो भी आपको इसकी नॉलेज रहती है। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। तो ए मैच होना चाहिए एटीसी 1,50,000 के साथ, बी हमारा 80 CCD 1 मैच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर लिस्ट में 2 वाला 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम एज पर केस। सी मैच होना चाहिए 80 CCD हमारा 1 के साथ, उसकी 50,000 की सीलिंग लिमिट है। और डी हमारा मैच होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ 80 CCD टू 14% ऑफ सैलरी। अब ये 14% ऑफ सैलरी पर क्वेश्चन बन सकता है, 10% ऑफ सैलरी और 20%, तो ये किस कौन से सेक्शंस की सीलिंग लिमिट है। ऐसे हर बार ये सेम क्वेश्चन तो आने से रहा, तो कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं और आंसर हमारा फिर चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिसिपेंट्स इन टी बिल्स मार्केट। ठीक है, अब टी बिल्स कौन से होते हैं ये अगर हमें पता ही नहीं है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। टी बिल्स के लिए क्या दूसरा नाम होता है कुछ, तो वो भी हमको पता होना चाहिए।
टी बिल्स जनरली होते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में हम टी बिल्स बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए एक इनकम सोर्स बन जाता है। इसकी हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसकी मीनिंग से क्वेश्चन से लेके फिर कितने नंबर ऑफ डेज पर होते हैं ये इशू, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्यों इशू करती है ट्रेजरी बिल्स, इट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ओके। फिर इसके ऊपर इसके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर लिक्विडेशन का मतलब पता है तो वैसे क्वेश्चन बन चुके हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स कितने डेज के अलाउ है, ठीक है, और कौन से अब बंद हो चुके हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। बिल की मैच्योरिटी के बारे, रिडेम्पशन, इंटरेस्ट अर्न्ड, और हु कैन परचेज, हु आर द पार्टिसिपेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो टी बिल्स हमने कभी, अगर आपने पढ़ा हो तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स में कभी हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स भी अलग कॉन्सेप्ट है। तो एक ही कॉन्सेप्ट में हम कितने सारी चीजें याद रख सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर ऐसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, और कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, बट उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आज ही क्वेश्चन आया है। हो सकता है कल इसी से रिलेटेड कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बन के क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिसिपेंट्स। तो उन्होंने बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स, प्रोविडेंट फंड्स और कॉर्पोरेट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ABCDNE, ऑल ऑफ दिस आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कौन कितने दिन के लिए पार्टिसिपेंट बन सकता है, या फिर उनको कितना अलाउ है पार्टिसिपेट, मतलब कितना प्रपोर्शन में, तो वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ABCD एंड E, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फोरम्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट अपील टू फाइनल अपील बाय एन एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अभी इनकम टैक्स एक्ट का क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्या पूछा है, फॉलोइंग फोरम्स को ऑर्डर में लिखवाइए फर्स्ट अपील से लेके। अब अपील करना क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एपेलेट ट्राइब्यूनल और जॉइंट कमिश्नर। अब यहाँ पर याद रखिए, हमको पता है सुप्रीम कोर्ट ही हमेशा फाइनल अथॉरिटी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम कभी भी पहले अप्रोच नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से पहले हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, तो ए हमारा लास्ट में आना चाहिए, उसके पहले हाई कोर्ट। और फिर अगर इसको स्टडी किया, बहुत ही काफी इजी आंसर था, हम अपनी कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, इस आंसर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा एक ही बन सकता है, ऑप्शन नंबर DCBA, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले आप अपील करने जाएंगे ज्वाइंट कमिश्नर के पास। अब ज्वाइंट कमिश्नर का अगर आपके कोई दूसरा भी नाम है तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सी है अपेलेट ट्राइब्यूनल, फिर उसके बाद हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में, और फाइनल अपील करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, ओके। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट अपील। तो पहला अपील से लेके फाइनल अपील पर एक एसएससी कर सकता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखिए क्वेश्चन में 1961 की एक्ट की ईयर दी है, कभी एक ऑर्डर में लगाने को क्रोनोलॉजिकल आ जाते हैं, तो ऐसे ध्यान से जब भी पढ़ते हो आंसर्स और अवेयरनेस जरूर रहती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज। देखिए जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी टैक्स का आ रहा होता है, कभी मार्केटिंग का आ रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। बहुत साल पहले एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते थे कि एक टॉपिक खत्म हुआ, जैसे कि अक्सर अब अभी तक पेपर 1 में कभी भी होता है वैसे, बट या पेपर 2 में तो अब कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत आपको यहां से मूव करके उस क्वेश्चन तक जाना है। तो यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेन को क्लिक भी होना चाहिए कि अभी हमने टैक्सेशन का सॉल्व किया और अब दूसरे टॉपिक पर आ गए, ओके। इसलिए प्रैक्टिस ही आपको हमेशा सक्सेस लाके देती है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा सेम नहीं रहता, वो वेरी करता है, डिफर कर सकता है, तो किसके वजह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज पूछिए। अब देखिए इसमें कितने दिए उन्होंने, ABCD एंड E, 5 दिए। ए में प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस, बी में टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, सी में ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, डी में डिफरेंशिएटेड प्राइसेस और ई में गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक है। और अब ऑप्शंस में देख लेते हैं, 3 ही बन सकते हैं, या तो AC बनेगा, या BCD, या ACD, या ABD, ठीक है। मतलब इसमें से दो इसके आंसर नहीं बनेंगे। तो इतना भी क्लिक करके अगर समझ आ जाता तो इसका मतलब कोई तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए अगर मैं बात करूं गोइंग रेट प्राइसिंग, तो वो मार्केट के हिसाब से होता है, तो उसका प्राइस से इतना मैं नहीं बोलती रिलेशन। और
ए, ए तो आना ही चाहिए क्योंकि वो प्राइस रिलेटेड है, तो आंसर में ए आना चाहिए। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग भी आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रहता है, आपने एक टारगेट सेट किया, तो बी भी आंसर में नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है ना, ए आंसर में आना चाहिए, बी आंसर में नहीं आना चाहिए। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग भी आंसर में रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड प्राइसेस भी आंसर में रहेगा, तो गोइंग रेट प्राइसिंग आंसर में नहीं रहेगा। तो हमारा एक ही आंसर बन सकता है, ए, सी एंड डी। तो इसको बोलते हैं प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट्स, फिर हमने बताया ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, वेरिएशन होती है इसमें प्राइस की, और डी में डिफरेंशिएट प्राइस, मतलब हर जगह डिफरेंट प्राइस होता है, ठीक है। गोइंग रेट अलग कॉन्सेप्ट है और टारगेट रिटर्न अलग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको टारगेट रिटर्न प्राइसिंग इन डेप्थ में पढ़ना है, गोइंग रेट प्राइसिंग इन डेप्थ में पढ़ना है, तो जरूर पढ़ लीजिए। मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो इसलिए मैं इन डेप्थ इतना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following sections of Income Tax Act 1961 provide for double taxation relief in India? अब देखिए, डबल टैक्सेशन रिलीफ का मतलब पता होना चाहिए, और इन्होंने सीधा सेक्शन सिर्फ पूछे, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, और नीचे ऑप्शंस दिए, या तो ए एंड बी, या तो बी एंड सी, या सी एंड डी, या ए बी। तो इसमें भी दो ही आंसर बन सकते हैं। अब अगर आपको पता है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, याद रह गया तो याद रह गया। अब देखिए, प्रोवाइड फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्या है। अब इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर बी एंड सी करेक्ट आंसर बनता है, तो ये है सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, 90 एंड 91। अब ये 89, 92, 93 किसके सेक्शन से, 90 और 91 में अंदर और कितने कुछ सब सेक्शन है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। डबल टैक्सेशन रिलीफ के मतलब से लेके कौन सी कंट्रीज में अलाउ है, क्या है, वो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल अ पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी कब होती है, कौन इसको रिक्वेस्ट कर सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का दूसरा नाम क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। ए, शेयर होल्डर्स, बी, द क्रेडिटर और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, द लीगल एयर्स, और द पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये जो लीगल एयर्स है ना, इसमें ना पॉसिबिलिटी है कि अगर उनको लीगल स्टैंडिंग दी गई है, मतलब उनके पास उनके नाम पर है सब कुछ, तो ही हो सकता है। तो यहाँ पर सी इज नॉट अ श्योर आंसर। अदरवाइज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर ऐसा है तो हमारा एक ही आंसर करेक्ट बन सकता है, ए, बी एंड टी। ओके, पेटिशन फाइल करना है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, बंद करने के लिए। और वो केसेस होते क्यों करना चाह रहा है, लॉसेस है या क्या है, तो उसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल ये आंसर है, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं रिक्वेस्ट, क्रेडिटर और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट? जब भी ऐसे नॉट पूछा है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो आंसर गलत बन जाता है। अब देखिए, हमारे पास माइक्रो एनवायरमेंट होता है, मैक्रो एनवायरमेंट होता है। माइक्रो में हमेशा वो चीजें होती है जो थोड़ी सी हमारे पास कंट्रोलेबल होती है, और मैक्रो में तो सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, जैसे पेस्टले एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लायर्स, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स हमारे माइक्रो एनवायरमेंट में, टेक्नोलॉजी हमारा मैक्रो एनवायरमेंट का है। डायरेक्ट क्वेश्चन सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको इजी लगते हैं तो यू आर सेविंग योर टाइम, एंड व्हेन यू आर सेविंग योर टाइम ऑन क्वेश्चंस लाइक दिस, then what you can do is you can utilize that time, okay, for other questions, or questions which require your more attention or maybe टाइम बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है टेक्नोलॉजी। सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा पूरे पेपर का। अगर हमें माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट भी नहीं पता तो हमने कॉमर्स में बिजनेस एनवायरमेंट अब तक स्टडी किया ही नहीं है। ओके, ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, तीन थे और एक नहीं था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैच द कॉलम है हमारे लॉ वाले टॉपिक से, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। लिस्ट वन में कुछ ऊपर हेडिंग नहीं दिए, लिस्ट टू में कुछ हेडिंग नहीं दिए। ए में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल ऑफ गुड आफ्टर डिसोल्यूशन, ये ना इधर आना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये इधर है, एक मिनट। ओके, फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, जस्ट अ सेकेंड। और डी इन्होंने दिया है प्रोमिसरी नोट, और यहाँ पर हमारी लिस्ट वन खत्म हो जाती है। लिस्ट टू में हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। अब देखिए, अगर आपको है ना प्रोमिसरी नोट पता है, तो कल ही मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर पढ़ाया था, तो डी और वन मैच होना चाहिए। तो डी और वन हमारा कहां पर मैच हो रहा है,
डी और 1 मेरा मैच हो रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में। अगर मुझे इतना ही पता था तो मेरा करेक्ट आंसर बन जाता, बट स्टिल आई ऑलवेज से रीड द क्वेश्चन, read all the options, don't jump to the conclusion, don't use your tricks until and unless you have read the complete question. So transfer of ownership is possible in case of contract of sale of goods at sale of goodwill after dissolution is B, and 3 dissolution of partnership form. Buyback of shares is in case of share capital of a company, and promissory note is negotiable instrument. So here the correct answer is option number 1. देखिए कभी कभी सबसे जो पहला मैंने ऑप्शन पकड़ा उससे मेरा आंसर बन गया, तो यहाँ पर भी मेरा टाइम सेव हो गया। ओके, टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को मैनेज करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कोई भी दो, एमबीए का एंट्रेंस दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, बैंकिंग के दो या नेट सेट दो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव पेपर्स। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले मेरी प्रीवियस 4 सेशंस मैंने अपलोड किए, प्लीज वो देख लीजिए, सारे रीसेंट क्वेश्चंस है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं आप लोगों की, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करके मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो जरूर मुझे बताइए एग्जाम में। और देखिए, डर के एग्जाम देने मत कभी मत जाइए, क्योंकि डर से ना जितना भी पढ़ा हुआ है ना वो हम भूल जाते हैं। जब मैं भी एग्जाम देती थी तो मुझे भी डर जरूर लगता था, बट वो डर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, वो हमारा नुकसान नहीं कराना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ईपीआरजी फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अब देखिए उन्होंने ईपीआरजी का फुल फॉर्म नहीं दिया है, क्योंकि वही आंसर है, तो ऐसे अगर हमने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पता होगा इसका आंसर क्या बन सकता है। तो ई स्टैंड्स फॉर इथनोसेंट्रिज्म, पोलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म। तो इसमें इकोसेंट्रिज्म नहीं आता है, तो ये फुल फॉर्म का ही आंसर बन सकता था। तो बी सी डी और ई, और वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट आंसर है। अब इसका थोड़े यूज कर लिए, ये आपको ह्यूमन रिसोर्स में भी काम आ जाता है और आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी काम आ जाएगा। इथनोसेंट्रिक क्या होता है, पोलीसेंट्रिक क्या होता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब हम ईपीआरजी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो इथनोसेंट्रिक होता है जहां पर हमारी होम कंट्री ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। जैसे हल्दीराम्स नमकीन वाले अगर फॉरेन में भी बेचने जाएगी तो इंडिया वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सो दैट इज होम कंट्री ओरिएंटेशन। पोलीसेंट्रिज्म में हम है ना सब्सिडरीज होती है, तो होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन फॉलो करते हैं, जिन्होंने हमको इनवाइट किया होता है वो होस्ट कंट्री होती है। ओके, आई एम अ बिजनेस इन इंडिया, आई एम इन्वाइटेड इन अदर कंट्री, तो जो अदर कंट्री होगी मुझे इन्वाइट किया वो हमारी होस्ट हो जाएगी। रीजियो सेंट्री में हमेशा रीजन्स के ऊपर फोकस किया जाता है, रीजनल ओरिएंटेशन, ठीक है, नॉर्थ वाइज साउथ वाइज। और जियो सेंट्रिज्म में वर्ल्ड वाइड ओरिएंटेशन, मतलब अगर आपको किसी को, जैसे अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, आप ऐसे नहीं देखोगे कि ये बंदा इस स्टेट का है, तो इसलिए मैं सेलेक्ट करूं जो बेस्ट सुटेबल होगा, तो वैसे आप पूरा वर्ल्ड को एक ही समझ के चलते। तो इथनोसेंट्रिक आप लिख लीजिए, होम कंट्री ओरिएंटेशन। पोलीसेंट्री में होस्ट कंट्री। अब होम और होस्ट में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। रीजियो सेंट्रीज में आप लिख लो रीजनल ओरिएंटेशन, जैसे नॉर्थ के लोग चाय पीते हैं बट उसमें दूध ज्यादा होता है, और साउथ के लोग स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं। और जियो सेंट्रिज्म में मैं वर्ल्ड ओरिएंटेशन। ओके, सबको आप सेम कंसिडर करते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बहुत इजी बन गया। तो ये इजी क्वेश्चन से देखिए तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे इजी लगता है, बट जब आप पढ़ रहे हो तो आपको भी ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ आए। अब ईपीआरजी का सिर्फ कॉन्सेप्ट पता था तो यहाँ पर उन्होंने उसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सी डी एंड ई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एग्जाम का फॉर्म भरा था, पॉसिबल है एग्जाम जरूर देने जाना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका लक भी अच्छा हो, पेपर भी इजी हो, और कभी कभी बिना पढ़े भी जितना सुना था या जितना पढ़ा था या फिर मेरे नसीब में मैं क्वालिफाई हो गए, ठीक है। So thank you all for watching my videos. I'll meet you in the next session. Till then, take care. पढ़ते रहिए, खुश रहिए।